हाँ हेलो। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ थी, पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था मैं। हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे थे जस्ट हम। तो आज के टॉपिक के अंदर जो है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या सीखते हैं? अपने शेप सीखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो आप मॉलिक्यूल या स्पीसीज देखते हो, इनकी शेप्स कैसे डिसाइड करते हैं, वो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से। देखो बेटा, पहले पॉइंट ये आता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये डिफाइन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट इज हाइपोथेटिकल प्री बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने से पहले का पॉइंट है। इट इज हाइपोथेटिकल प्री बॉन्डिंग प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल of similar energies to give equal number of to give equal number of new orbital of न्यू, यहां वर्ड यू भी, ये भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल न्यू आइडेंटिकल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज। एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हो बेटा आप, थोड़ा ध्यान देना भी, इसलिए पॉइंट टू लाइन लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना। क्या फिनोमिना है? इट इज द हाइपोथेटिकल प्री बॉन्डिंग प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर, या ये भी कह सकते हो सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज to give equal number of new identical orbital of equal energies। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि क्या चीज है ये एक्चुअल में, फिर ये सारा क्लियर हो जाएगा ऊपर का डेफिनेशन। सपोज आपको CH4 मोलिक्यूल बनाना है बेटा, CH4 मोलिक्यूल, मीथेन बनाना है, CH4 मोलिक्यूल। और CH4 मोलिक्यूल जो बनेगा वो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा। तो इसका जो सेंट्रल एटम होगा वो कार्बन होगा, सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन के बारे में सोचते हैं हम। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? जो अभी तक पढ़ा है वो अप्लाई करो। 1s2, 2s2 एंड 2p2। दैट इज द वैलेंस शेल। सेकेंड नंबर शेल जो होगा ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के बारे में सोचें तो 2s में एक ऑर्बिटल 2s है और एक ऑर्बिटल अपने पास 2p है। वन ऑर्बिटल इज 2s, वन ऑर्बिटल इज 2p। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास पहुंचता है, तो हाइड्रोजन के बॉन्डिंग से पहले, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग से पहले ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अगर आप देखो कार्बन के ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखा रहे हैं आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा कार्बन में? 2। 2।
तो इस हिसाब से बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे, लास्ट थ्योरी अगर अप्लाई करें तो कितना बॉन्ड होना चाहिए था, 2 बॉन्ड बनने चाहिए थे। बट देख रहे हो मॉलिक्यूल में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, H4, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेगा तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इट मींस स्टार लगा दिया तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट आ गई कार्बन की। एक्साइटेड स्टेट मीन बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होके जंप करके आगे चला जाएगा। जब ये जंप करके आगे चला जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाएंगे, तो नाउ इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बट अभी क्या है कि यहां पर एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना हुआ है। ये क्यों हुआ है ये सारी बात करेंगे, बिकॉज मे बी इट इज द वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको काफी आज स्ट्रेस देना है आज इस पॉइंट पर, बार बार मैं बताऊंगा, हो जाएगा, हो जाता है हर साल सभी बच्चों का। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसमें क्या होता है कि पहले मिक्सिंग होती है, मैंने अभी लिखा था ना, मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जीज। तो ये जो एनर्जी है इन तीनों पी ऑर्बिटल की तो बिल्कुल इक्वल एनर्जी है, एंड एस की एनर्जी भी ऑलमोस्ट, बिकॉज सेम सेल के हैं तो सेम है। तो ये जो आपके ऑर्बिटल देख रहे हो तो ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और ये 3 आपके पास 2px, सपोज 2pz और 2py ऑर्बिटल है। तो इन 4 ऑर्बिटल का एनर्जी जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। दीज ऑर्बिटल्स आर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल एनर्जी। अब बेटा ये इक्वल एनर्जी क्या है, तो ये आपस में मिक्सिंग होगी, तो इनकी हम करेंगे, ये प्योर ऑर्बिटल है अभी तक, ये 2s प्योर ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz। यहां पर ये प्योर ऑर्बिटल है, तो ये प्योर ऑर्बिटल आपका मिक्सिंग करेंगे। जैसे इन प्योर ऑर्बिटल का हम कह देते हैं 4 का मिक्सिंग हो गया इन 4 पी ऑर्बिटल का, तो मिक्सिंग ऑफ 4 ऑर्बिटल। लेकिन ये 4 प्योर ऑर्बिटल है, अभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद क्या है, ये चारों मिक्स हो गए, अब चारों बिल्कुल इक्वल एनर्जी के और बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे ऑर्बिटल बना लेंगे। 1 2 3 4। अब पहले भी 4 थे, देखो 1 2 3 4, अब भी 4 हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब इनका नाम क्या देंगे, बिकॉज इस मिक्सिंग में 1s ऑर्बिटल यूज हुआ है और 3p यूज हुए हैं, तो हर किसी का नाम देंगे हम sp3। तो sp3, तो मिक्सिंग ऑफ 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स 4 न्यू ऑर्बिटल, जिनका नाम होगा 4 न्यू, नाम भी दे सकते हैं न्यू sp3 ऑर्बिटल। नाम वही होता है जो जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, 4 न्यू ऑर्बिटल। और इन जो न्यू ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलेंगे कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड हो गए, मिक्सिंग से बने, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो आपके पास 1s और 3p मिक्स हुए, टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 बने। नाम क्या दोगे, एक s और 3p यूज हुए हैं तो हर किसी का नाम s3p, मतलब p ऊपर 3 लगा दोगे। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं हुई है, ये सारा का सारा सीन जो देख रहे हो आप ओनली फॉर कार्बन चल रहा है, ओनली फॉर कार्बन। नाउ I am coming again on basic definition of hybridization. What is the hybridization? Now you can see here what is the hybridization. You can learn here. पहले तो एक बार याद कर लो अच्छी तरीके से। It is the hypothetical pre-bonding process of mixing of pure orbital of similar or almost similar energies to give equal number of, 4 मिक्स हुए तो 4 ही बने हैं, new identical orbital ऑफ इक्वल एनर्जी, जिनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है। तो इस चीज को जो अभी मैंने बनाया है, इसको मैं देखो डायग्रामेटिकली कुछ शो कर रहा हूं मैं। लेट मी शेयर डायग्रामेटिकली ऑल दिस थिंग। तो देखो सपोज ये वाला कार्बन का सीन लिया मैंने, इस कार्बन में एक 2s ऑर्बिटल था, सपोज ये एक 2s ऑर्बिटल था, और हमारे पास 3p ऑर्बिटल थे। तो 3p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो थे वो 3 थे, 1 ये था और 3 ये थे। 1 और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग हो गए, इन्होंने 4 न्यू ऑर्बिटल बनाए बिल्कुल एक जैसे। उसको इस शेप में बनाओगे आप, एक बड़ी सी लोब, एक छोटी सी लोब, और सब चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे थे, ऊपर कह रहे थे कि
pure orbital of almost equal energy combined together or mixed together to give equal number of new orbital which are identical in shape. ये जो चारों के चारों हैं इनको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मतलब इक्वल इन शेप, साइज एंड एनर्जी. हर किसी चीज में इक्वल होंगे, बिल्कुल एक जैसे बने, क्लोन बन गए एक जैसे. तो ये 4 ऑर्बिटल हुए हैं. तो इनमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास हर एक 3 में के पास ईच के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इन सब के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, हर एक का नाम जो देंगे हम, बिकॉज एक S यूज हुआ है और 3 P यूज हुए हैं, दैट वाई ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. sp3 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 sp3. तो आपके पास 4 जो हैं नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गए. अब आपके पास 4 नए जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए तो इसका यूज क्या हुआ? देखो बेटा, इसका यूज ये हुआ कि अब ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, क्योंकि हम तो शेप डिसाइड करने जा रहे हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो अरेंज होंगे. नाउ 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल of carbon atom are arranged in 3D, 3 dimensional, 3D मतलब in 3D, 3 dimensional at equal distance. ये इक्वल डिस्टेंस पे बेटा अरेंज हो जाएंगे. अब इसको अगर हमें इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज करना है तो थोड़ा सा हमें फिर सोचना पड़ेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे कैसे अरेंज करें हम. तो इक्वल डिस्टेंस के बीच अरेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे रखेंगे. देखो, सपोज ये कार्बन का सेंट्रल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पे सपोज एक आप यहां रख दो और एक यहां रख दो, तो ये एंगल जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आएगा. 109 डिग्री 28 मिनट. इन दोनों के बीच जो बेटा एंगल हुआ ये 109 डिग्री 28 मिनट है. और ये जो एंगल देख रहे हो ये ऑन द प्लेन है, एंगल ऑन द प्लेन के ऊपर है ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. अब एक मैं ऐसे पेन रख देता हूं, ऊपर रखो, जैसे इस कार्बन के ऊपर पेन रख दो और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो कि उसका एंगल भी इन दोनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट आ जाए. 3D में विजुअलाइज करोगे, रियलाइज करोगे, यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि जैसे दो तो ये एक आपके जैसे जिस आप स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा उसी पर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है. एक मैंने ऐसे जैसे ऊपर पेन रख दिया आपको, तो जैसे मैंने पेन रखा ऊपर तो पेन रख करके, लेकिन पेन को थोड़ा टिल्ट कर दोगे जिससे दोनों के बीच, अब ये चीज विजुअलाइज की जा सकती है सिर्फ, तो दोनों के बीच जो एंगल है वही उसके साथ एंगल हो. तो उसको हम 3D में कैसे दिखाएंगे? हम सपोज ये वाला सिंबल ऐसे करके दिखा देते हैं. इसका मतलब अबो द प्लेन है. आपका जो बुक या कॉपी या जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो उसके अबो ये जा रहा है, लेकिन ये एंगल इसके साथ भी जो है ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा. ये वाला एंगल इसके साथ भी, मतलब हर एक एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा. अब एक एंगल ऐसा ही जैसे हमने फ्रंट पर ऐसे पेन रखा था, हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि एक बैक साइड में ऐसे पेन रख देते हैं और वो एंगल भी क्या है कि इन तीनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आ जाए, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए हैं बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो आपस में 3D में अरेंज होते हैं और एक शेप बनाते हैं. ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ऐसे इस जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए वो ऐसे अरेंज हो गए. तो ये कार्बन की एक शेप निकल आई. जो ये शेप होती है बेटा, इस शेप को, इस तरह की शेप जो होती है जिसमें एक एंगल ऐसे प्लेन पर, दूसरा प्लेन पर, एक अबो द प्लेन, ये पहले ऐसे बना दो अबो द प्लेन, और एक ऐसे करके बना रहे हो तो बिलो द प्लेन. ये अबो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और हर एक के बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है. दैट टाइप ऑफ शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल. तो जो CH4 में कार्बन होता है उस कार्बन पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अरेंज होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं. अब टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो गए, हर किसी के पास कितना 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? हर किसी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. जब बन जाएगा ना तो सारा कुछ समझ आ जाएगा. हर किसी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. अब हाइड्रोजन क्या करने आएगा? इसके साथ ओवरलैपिंग करने आएगा, बॉन्ड बनाएगा, अब बॉन्डिंग होगी. अभी तक का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है. तो एटलीस्ट कार्बन में क्या हुआ?
मीथेन के केस में देखो क्या हुआ, अब कितने कार्बन लेने हैं, क्या लेना है, वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग से पहले का एक प्रोसेस है जिसमें जो जितने रिक्वायर्ड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे यहां पर 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड थे बेटा, तो 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जो पहले वाले तो अब एस स्फेरिकल था, पी वाले डम्बेल थे, लेकिन ये एस और पी ऑल आर मिक्स टुगेदर एंड टू गिव ऑल दिस टाइप ऑफ शेप। इस टाइप के छोटे क्लोन बन गए, एक तरह से हाइब्रिड बन गए, ऐसे बनाएंगे। अब ये चारों इस तरीके से अरेंज होंगे कि इसमें रिपल्सन कम हो, रिपल्सन कम हो मतलब मैक्सिमम और इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज हो जाएं। अगर हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं तो इक्वल डिस्टेंस पर जो अरेंज होंगे वो ये वाला शेप आएगा, इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज होंगे तो इस टाइप से अरेंज होंगे और ये शेप निकल के आएगा। इस शेप को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3। नाउ क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग कैसे होगा, अब बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब डायग्राम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन पर आ गए और हर एक कार्बन पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट इज नेम इज sp3। अब इसका नाम बेटा sp3 आ गया। अब क्या है कि हर एक कार्बन के, इसी कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो चारों डायरेक्शन में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा। हाइड्रोजन वाले 4 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4, हर किसी के पास 1s ऑर्बिटल है बेटा। और ये इसके साथ 1s ओवरलैपिंग कर लेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यही चीज इस डायग्राम में दिखाते हैं। देखो अपने, जैसे मैंने बताया, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि एक बार जरूर डिफिकल्ट लगेगा और कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आता है बेटा इसका। तो अब मैं इसको यहां दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखाऊंगा ना, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे आ गया, सपोज एक हाइब्रिड और ऐसे आ गया। सबके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक। अब इन सब के पास कौन पहुंचेगा, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा, ये हाइड्रोजन आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एक, इधर हाइड्रोजन आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां बॉन्डिंग हो गई। तो CH4 मॉलिक्यूल देखो, टोटल देखोगे आप ऐसे बना, C, यहां H बॉन्ड बन गया, यहां H बॉन्ड बन गया, यहां एक्चुअल में तो यहां H बॉन्ड बना है अबो द प्लेन और एक आपका H बॉन्ड बना है बिलो द प्लेन। बट सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि रियल पिक्चर कौन सी वाली है। सिंपली हम ऐसा करके लिख देते हैं, लेकिन रियल पिक्चर ये है, रियल पिक्चर आपका ये आ गया। तो ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल आ गया बेटा। तो इस मीथेन के मॉलिक्यूल से अब देखो, अब ये शेप आप करोगे तो यहां से देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। अब आप स्टार्ट करो, देखो मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने स्टार्ट करते जाओ। अब यहां पर क्या है, मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, मैं पूछूंगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा बेटा, सेंट्रल एटम का होगा हमेशा। अगर मैं बोलूंगा तो CH4, लेकिन CH4 का मतलब हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मैं यहां पर बोलूंगा, सबसे पहले देखो पॉइंट में पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। क्या आंसर दोगे बेटा, sp3। sp3, गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्लियर। दूसरा मैं पूछूंगा शेप ऑफ मीथेन मोलिक्यूल, टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ मीथेन मोलिक्यूल, क्या आंसर दोगे बेटा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आंसर आ जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल, क्योंकि उस शेप को आप टेट्राहेड्रल बोलोगे। मैं आपसे पूछूंगा बेटा क्वेश्चन, ये एंगल बता दो। 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल या बॉन्ड एंगल बोलेंगे इसको हम, बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एंगल कितना आएगा बेटा, बताओ कितना एंगल आया था, 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट।
अब देखो और इंटरेस्टिंग, हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट angles are present in CH4 molecule। हमें ये बताना है, एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट है, बट ऐसे कितने एंगल प्रेजेंट होंगे बेटा CH4 के अंदर। तो ये अब अगर ऐसा क्वेश्चन उसने हमें दे दिया तो हमारा आईक्यू पूछ लिया उसने, मैथमेटिक्स पूछ लिया हमसे। मैथमेटिक्स का मतलब देखो मैंने क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन देखो। तो इसमें मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था, सिंस all angles between carbon and two hydrogen are of 109 डिग्री 28 मिनट। अब इनको काउंट करो। काउंट कैसे करोगे बेटा, कॉपी पे नहीं कर पाओगे, रियलाइज करोगे, इसको रियलाइज करोगे, सोचोगे, दिमाग लगाओगे और काउंट करोगे। देखो पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसके साथ इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये तीनों कितने डिग्री एंगल का बनाएंगे बेटा इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ तीनों। 109 डिग्री 28 मिनट। अब बेटा यहां तो नहीं दिखेगा, आपको खुद सोचना है कि ये वाला और ये वाले के बीच भी एंगल कितने डिग्री का है। इस H और इस H के बीच में एंगल जो होता है आपका, इस H और इस H के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, इस H और इस H के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 100। बोलो बेटा, रिप्लाई करो क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट। आप रेफरेंस पॉइंट इसी को ले रहे हो, इसके और इसके बीच भी कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, इसके और इसके बीच, ये वाला और ये वाला कितने डिग्री का एंगल है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने बोल ही दिया, सारे एंगल 109 डिग्री है। इसके और इसके बीच भी कितने डिग्री का है बेटा, सर वही होगा 109 वही होगा, बिल्कुल वही होगा। मेरा पेशेंस देखो ना जरा आप, वही होगा। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन इन तीनों के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 109 डिग्री। तो कितने एंगल बन गए, इस H के लिए कितने एंगल काउंट कर चुके हो आप, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल आ गए। क्लियर। अब इसको आपने क्लियर कर लिया, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। सपोज मैंने नेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया बेटा, ये वाला। अब इसकी बात कर रहे हैं अपने, ये सिलेक्ट करते हैं। इसका इसके साथ तो ले चुके हो ना, ऊपर वाले के साथ तो ये एंगल तो काउंट हो चुका है। तो इसका मतलब ये वाला किसके साथ देखोगे, इसके साथ और इसके साथ। तो इसके साथ कितने एक्स्ट्रा एंगल और आगे हाइड्रोजन के साथ, इस H का इस H के साथ एक एंगल काउंट करना पड़ेगा हमें, इस H का इस H के साथ भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने और एंगल आ गए हमारे पास, 128 मिनट और आ गए 109 डिग्री 28 मिनट एंगल। अब आ जाओ बेटा, ये हो गया, ये हो गया, दो हो गए। अब तीसरे पर आ जाओ, ये मैं ग्रीन ले लेता हूं, ये रहा। ये इस ग्रीन का इसके साथ तो ले चुके आप, इसका इसके साथ भी ले चुके आप, लेकिन अभी ये नहीं लिया आपने, इसका इसके साथ नहीं लिया आपने। तो ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, एक और बन जाएगा। तो ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट एंगल और आ जाएगा। और इसके लिए तो आप ले ही चुके, काउंट हो चुका सबका। तो आप देखो टोटल कितने डिग्री एंगल हुए। देखो आपके पास एक एटम था, मैथमेटिक्स लगाते हैं। अब दूसरा तरीका सिखाता हूं। इस मैथमेटिक्स में देखो आपके पास 4 H हैं, एक H को काउंट करो, इसके लिए कितने एंगल बनेंगे, 3। तो आप 3 फिर एक कम कर दो, 2 + 1, टोटल कितना आ जाएगा, 6। कितना एंगल दोगे आप, बोलोगे इसका मतलब क्या आंसर दोगे। जो मेरा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल आर प्रेजेंट इन CH4 molecule, then what will be your answer, there are 6 एंगल, 6 एंगल्स। अदरवाइज आप ऐसे काउंट नहीं करोगे तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। देर आर 6 एंगल्स। लेकिन मैं ये पूछता कि हाउ मेनी, फिर देखो हाउ मेनी, एक ही पॉइंट पे कितने क्वेश्चन है देखो आप। हाउ मेनी, हाँ बेटा अप्लाई कर सकते हो, जो आपने लिखा है वो अप्लाई कर सकते हो आप। हाउ मेनी, जो हमारे पास है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट in one CH4 molecule,
क्या आंसर दोगे बेटा? अब मैंने बॉन्ड पूछ लिए, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन CH4 मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल, क्या आंसर दोगे बेटा? 4। सिंपली बॉन्ड पूछ रहा है तो ये कोवलेंट ही तो है, ये सारे 4 हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4। अब देखो, अब मैं इसमें ये पूछ लेता हूं आपसे, इसी प्रॉब्लम को मैं से पूछता हूं, व्हाट टाइप ऑफ, ध्यान से आंसर देना बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन कोवलेंट बॉन्ड ऑफ CH4 molecule? सर हेड टू हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करोगे ना? यस सर। लेकिन उसकी ओवरलैपिंग का नाम क्या दोगे बेटा? कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए थे? 2s 2pz ओवरलैपिंग। नहीं बेटा, यहाँ 2s 2pz नहीं है, ध्यान दो, अब आज नई चीज आ गई है। आपने बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए किस किस ऑर्बिटल का यूज किया? ऊपर से देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये डायग्राम था ना हमारा। अभी 2 मिनट में सब कुछ इजी लगने लगेगा, बस फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगेगा। देखो यहां बॉन्ड बन रहा है, यहां, तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा था बेटा? कार्बन वाला। कार्बन वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या नाम था? 2s sp3। sp3, यस, दैट इज द पॉइंट बेटा। क्योंकि अब की बार प्योर ऑर्बिटल नहीं है, हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का नाम देना पड़ेगा। इसके लिए कार्बन का कौन सा यूज हुआ? sp3। और हाइड्रोजन का कौन सा यूज हुआ? वो तो ऐसी है, 1s है, या s कह दो। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई बेटा इस बार? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो इसलिए आप ये ओवरलैपिंग दोगे बेटा। ओवरलैपिंग का नाम अगर वो पूछेगा तो ये ओवरलैपिंग नाम दोगे। जरा बोल के दिखा दो एक बार, क्या बोलोगे उस ओवरलैपिंग को? विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन कोवलेंट बॉन्ड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल? sp3 s ओवरलैपिंग। sp3 s ओवरलैपिंग। sp3 किसका है बेटा? कार्बन का। s किसका है? हाइड्रोजन। तो sp3s ओवरलैपिंग। अब मैं कल जो मैंने सिखाया था आपको, मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड का बनना सिखाया था। आज मैं एक चीज और सिखा रहा हूं, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहीं भी आ गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप देते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इट शुड बी कीप इन माइंड, हमेशा, ऑलवेज याद रखना, जहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो गया, नॉट, चाहे एक ही हो, दूसरा कोई सा भी हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली गिव कौन सी ओवरलैपिंग बेटा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल only give head to head overlapping, so only form कौन से बॉन्ड? पाई या सिग्मा? only form सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट फॉर्म, ब्रैकेट में याद रख लेना, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होंगे, साइड टू साइड ओवरलैप नहीं करेंगे। नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो जहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा तो वहां पर आप ऐसा करेंगे। अब पॉइंट आया कि ये सब रिक्वायरमेंट क्या हुआ। वापस चलता हूं, देखो पॉइंट पर वापस स्टार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन और उसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? देखो बेटा, अगर हम CH4 मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, ये देखो CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते तो एक 2s ऑर्बिटल आता। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते तो यहां देखते तो इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनते। फिर मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली CH2 होना चाहिए था, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन CH2 तो कुछ नहीं होता। 4 बॉन्ड बना रहा है वो, इसका मतलब हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम एक्साइट करके एक इलेक्ट्रॉन यहां ले गए। जैसे ही कार्बन के पास हाइड्रोजन पहुंचा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां हो गया। तो यहां कितने बॉन्ड बन सकते थे बेटा? यहां हमारे पास 4 बॉन्ड बन सकते थे। अगर यही बॉन्ड बनाते तो 3p ऑर्बिटल, और तीनों p ऑर्बिटल जो होते हैं आपके पास, तीनों p ऑर्बिटल,
तीनों p ऑर्बिटल तो px py z होता है, तो px py pz कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? तीनों के बीच px py pz में कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 90 डिग्री। 90 लेकिन प्रैक्टिकली ये पता लग रहा था कि CH4 में जो एंगल है वो 90 डिग्री आ ही नहीं रहा था। वो एंगल कितने डिग्री का आ रहा था आपके पास? 109 डिग्री का। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता था कि इसका मतलब ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को दोबारा रीअरेंज कर रहे हैं। वो रीअरेंज ही करना, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना दोबारा तरीके से, ये बिल्कुल ऐसा है, सपोज आप गीली मिट्टी से खेल रहे हो और गीली मिट्टी में आपने क्या है, एक बड़ी सी बॉल बना ली गीली मिट्टी की और 3 छोटी बॉल बना ली। अब आपने क्या कहा कि नहीं, ये सारी बॉल तो एक जैसी नहीं है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती, और आप चाहते हो कि उन सब की एनर्जी इक्वल हो जाए। तो आपने क्या किया, उस गीली मिट्टी को मिक्स कर दिया सबको, और 4 बराबर हिस्से करके 4 नई बॉल बना ली बिल्कुल इक्वल एनर्जी की। ये जो हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में, इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपस में बनते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं 3D में कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर हमें अरेंज करना होगा, मिनिमम रिपल्सन है, तो हमें ये शेप देनी पड़ेगी, मतलब हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो इस एंगल को अगर ऐसे रखेंगे तो इसमें मिनिमम रिपल्सन आएगा और ये शेप आएगी, ये शेप टेट्राहेड्रल होती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप डिसाइड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाए तो हम शेप डिसाइड कर सकते हैं, एंगल डिसाइड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। अब इसी सर कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो। सर वो जो एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट, उसमें हाँ, हमें 20 मिनट बोलना जरूरी है क्या? उसे भी डिग्री में कन्वर्ट कर लें? नहीं, ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट लिखा हुआ ऐसे आएगा। तो जो लिखा हुआ आएगा वही हमें याद करना है ना। सर वैसे अगर डिग्री में उसे कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं ना, वो भी सही होगा ना? अब अगर ऑप्शन वैसा है, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं आया। अगर है तो वो तो मैथमेटिक्स आ गई ना, फिर वो तो कन्वर्जन सर। वाली। हम्म। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को, ये तो अब ये गया थ्योरी पढ़ना, अब इसी कॉन्सेप्ट को बड़ा इजी वे से सोल्व करना सिखाता हूं मैं आपको। हाँ बोलो बेटा, बोलो, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। सर वो कार्बन का एटम एक्साइट कौन करता है? जब कार्बन के पास अकेला कार्बन होता है तो फिर तो जैसी सिचुएशन है वैसी रहती है, लेकिन जैसे ही कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन पहुंचेंगे तो इसकी एनर्जी में चेंज आने लगेगा, ये एक्साइट होने लगेगा। तो जब अदर एटम पहुंचते हैं ना इसके पास, कार्बन के पास, तब ये एक्साइट होता है। सर हाइब्रिडाइजेशन से हम ऐसे एंगल पता तो नहीं कर सकते ना? हम याद करेंगे, अभी मैं लिस्ट लिखाऊंगा आपको, याद करेंगे तो पता लगने लग जाएगा फिर हमें। और सर एक और चीज पूछनी थी, जो एक्साइटेशन मतलब जो एक्साइटेशन हुआ था पहले कि एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया था, वो तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है ना? नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन ओनली इज द मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ओके, मतलब जो नेक्स्ट प्योर। स्टेप था। हाँ, जो नेक्स्ट स्टेप था बिफोर बॉन्डिंग। ओके सर। अब देखो बेटा, कुछ एग्जांपल अब शेयर करता हूं, अब आपके देखो फिंगर्स पर हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कि उससे आपको फिर पता है कि डायरेक्ट करना क्या है। फिर आपको देखो, आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया आ गया है। मैं क्या करूंगा, एक और ऐसे लिखूंगा, H V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, एक फार्मूला बनाते हैं अपने। हेयर इसको बेटा अच्छी तरीके से करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट ऊपर वाला जो डिफिकल्ट लग रहा था बहुत इजी हो जाएगा। V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके सेंट्रल एटम का। अभी ये ट्रिक जो सिखा रहा हूं ये ओनली फॉर मॉलिक्यूल कंटेन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी डी वाला होगा तो फिर दूसरा ट्रिक सिखाऊंगा, एस पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम सिर्फ उसके लिए सीख रहे हैं जिसमें एस या पी ब्लॉक के ही हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल होंगे। तो वी मीन वैलेंसी, V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा बड़ा इजी है याद करना। देखो आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो हाइड्रोजन या लिथियम है। लिथियम के आगे आता है बेरिलियम, बेरिलियम के आगे आता है बोरोन, बोरोन के आगे आता है कार्बन, कार्बन के आगे आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जो जो यूज होंगे रख देता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, इवन आयोडीन तक आ सकता है आपका।
ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वाला है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये कार्बन वाले में आ सकते हैं आपके। तो इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो नंबर वाइज इंक्रीज होगा, आपका जो ग्रुप नंबर होगा नंबर वाइज इंक्रीज होगा आपका बेटा। जो भी इस ग्रुप का आता जाए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको डायरेक्ट याद रखना, ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम Be, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नियोन, आर्गन, जो भी एनीवे। देखो हाइड्रोजन जब भी होगा फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लेना बेटा आप हमेशा, ये याद होना चाहिए आपको। बेरिलियम है तो 2, बोरोन है तो 3, बोरोन फैमिली का कोई भी आ जाए 3, कार्बन फैमिली का कोई भी आ जाए जैसे कार्बन या टिन 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक कोई भी आ जाए 5, ऑक्सीजन, सल्फर कोई भी आ जाए बेटा 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन कोई भी आ जाए 7, और कोई भी नोबल गैसेज आ जाए तो 8। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? इस फार्मूले में वी का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम याद होने चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, जो भी जिस जगह का होगा वहां पता होना चाहिए। सेकंड मैंने लिखा है एम, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एम। एम का मतलब होगा बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रोजन या हेलोजन, एम का मतलब वैसे मोनोवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट मतलब जनरली जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जनरली मोनोवेलेंट होता है। बट आपको क्या लेना है, एम इज इक्वल टू, जो भी फार्मूला आपको दिया रखा होगा उसमें हाइड्रोजन कितने या हेलोजन कितने। हेलोजन क्या होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी काउंट करना है और कोई काउंट नहीं करना आपने। सी जो लिखा है बेटा मैंने, सी, सी इज द कैटाइनिक चार्ज, कैटाइनिक चार्ज मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। और ए का मतलब है एनाइनिक चार्ज मैग्नीट्यूड। इससे क्या करोगे, इस फार्मूले में जब रखोगे तो एक वैल्यू आएगी, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ सकती है, एच। एच आपका जो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू जो है 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, एच की वैल्यू 5 और 7 तक कुछ भी आ सकता है बेटा। 7 तक बहुत काम की चीज है बेटा, पूरी केमिस्ट्री में हर जगह चलेगा ये। हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ये सोल्व किया, वैल्यू आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई भी वैल्यू आ गया आपका। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर वैल्यू 2 आया है तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन देना, 2 आया ना तो एक एस और एक पी, आंसर दे देना sp। अगर 3 आया तो 3 ऑर्बिट बनाना, पहला एस 2 पी दे देना, sp2। अगर 4 है तो एक एस 3 पी देना, अब पी खत्म हो गए, sp3, एस एक ही होता है, p3 होते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन 5 आया तो अब आएगा आपका sp3d। अगर 6 आ गया तो अब आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3d2। 7 आ गया बेटा आपका तो sp3d3। इनमें से कोई ना कोई आएगा आपका, जो भी आप मॉलिक्यूल सोल्व करोगे इसमें से। अभी सिर्फ मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं, देन आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं। अगर आपने इस फार्मूले को यूज किया और इस फार्मूला, लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए बेटा, एक बार रिपीट करना, किसके लिए एप्लीकेबल बताया, सिर्फ S&P ब्लॉक एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तब आप ये फार्मूला यूज करोगे, उसमें से कोई एच मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आएगा, और नंबर ये डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। 2 नंबर आते हैं तो 2 ऑर्बिटल एस और पी, 3 नंबर आता है तो 3 ऑर्बिटल, एक एस 2 पी sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो s। जैसे देखो सपोज इस फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। सर ये M एक बार फिर से बता दो, M क्या है? एम का मतलब फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन या हेलोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन, और कोई मॉलिक्यूल काउंट नहीं करना, सिर्फ क्या लेने हैं, हाइड्रोजन कितने। 2 हाइड्रोजन है तो एम का मतलब है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट एटम कौन होते हैं, हाइड्रोजन या हेलोजन होते हैं। तो आपको हाइड्रोजन या हेलोजन लेना है, बाकी कोई एटम यूज नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके देखो सर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा BF3, मैंने आपसे पूछा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप, BF3। दिख रहा है बेटा,
जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है Yes, sir. और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? यस Yes, सर। sir. तो देखो जैसे मैंने ये किया अभी BF3, तो अब मैंने ये BF3 लिखा। sp2। अच्छा sp2, वेरी गुड। देखो अब निकाला कैसे, हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन लिखा। सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा इसमें? पहले ऐसे दिखते जाते हैं, पहले सारी चीजें लिखते हैं हमने। देखो सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो बेटा, इधर आ जाओ। ये रहा बोरोन। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? बोलो। 3. 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। मोनोवेलेंट एटम क्या बताया था मैंने, एम की वैल्यू? हाइड्रोजन एटम या हेलोजन एटम? तो हेलोजन देखो साइड एटम, ये भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन एज साइड एटम, ये भी बात ध्यान रखना। सेंटर में नहीं होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए। देखो फ्लोरीन हेलोजन है, कितना हेलोजन है बेटा? 3. 3। तो मोनोवेलेंट एटम आ गया 3। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो नहीं है ना ऊपर? नो। तो इनको लेने की जरूरत ही नहीं है। कैटायनिक एनायनिक चार्ज C और A की वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर? अब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं। हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला था मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, साइड एटम ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रोजन तो है नहीं लेकिन हेलोजन है। कैटायनिक चार्ज एनायनिक चार्ज बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 3। मोनोवेलेंट कितना आ गया बेटा? 3। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, छोड़ दो, बाई 2। सॉल्यूशन कितना आया? 3। 3 सॉल्यूशन आया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो क्या आया? sp2। तो यू कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन BF3 का क्या आ जाएगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। बहुत इजी है, अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो बहुत इजी। बस आपको थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया रखना है, मोनोवेलेंट एटम का आइडिया रखना है। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको बेटा CH4, ये एग्जांपल देखो CH4। CH4 में देखो सेंट्रल एटम कौन है, पहले रिकॉग्नाइज करो बेटा। सेंट्रल Carbon. एटम कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 4। साइड एटम हाइड्रोजन लेने हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लेने होते हैं, तो M की वैल्यू मतलब मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन काउंट करेंगे, कितने आ रहे हैं बेटा? 4। 4. कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालो V प्लस M वाले से बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना Four. आया? 4। मोनोवेलेंट कितना आया? 4 बाई 2। सॉल्यूशन क्या हुआ? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इधर देखो, sp3. sp3। क्लियर? चलूं आगे? yes। Yes, sir. देखो अब जरा बेटा, अब पहले जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब देखो कितना इजी होता जा रहा है। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बेटा PCl5। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो फास्फोरस कौन सी फैमिली का होता है? तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पीरियोडिक 5। टेबल पहले ही पढ़ा, वेरी गुड। sp3d। देखो देखो यहां का है ना नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो आ जाओ इधर, बिल्कुल सही बेटा, सही आंसर दे रहे हो आप। PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 5। मोनोवेलेंट एटम कितना आ गया बेटा? हेलोजन तो लेना है 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? 5 वाला sp3d. sp3, तो 4 ये हो गए, 1 d, 5 वाला ऑर्बिटल आ गया sp3। कोई मुश्किल तो नहीं है? अब थोड़ा लेवल इंक्रीज करता हूं मैं, देखो थोड़ा सा लेवल जरा इंक्रीज करते हैं। अब सपोज बेटा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CO2। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सेंट्रल एटम क्या है बेटा? सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। 4। क्लियर? हाइड्रोजन और हेलोजन कितने हैं इसके अंदर? 0। 0। ऑक्सीजन तो लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया मैंने। मोनोवेलेंट बोले थे सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन, चार्ज भी नहीं है कोई भी, क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो सीधा फार्मूला लगाओ,
H, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और तो कुछ है ही नहीं, बस 0 0 0, बस 4 बाई 2 2। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो 2 वाला आ गया, कौन सा आ गया? SP sp। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। इसका निकालो SnCl2 का, अब आप निकालो जरा SnCl2 का, करो सोल्व। सर 3 3 मत बोलो ना, वो बोलो, नाम बोलो। sp2 sp2 सर। SP2 sp2 चेक करें। देखो टिन है, टिन जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? टिन का, कार्बन की फैमिली का मेंबर है टिन, 4। तो जो कार्बन है वही तो टिन आएगा, SN4। अब जिसको ये पता नहीं होगा कि ये कार्बन की फैमिली का है तो उसका क्वेश्चन डेड हो जाएगा, तो पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। और मोनोवेलेंट एटम हैलोजन तो लोगे ना आप, SnCl2 कितने आएंगे? 2, कोई चार्ज नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 4 + 2 / 2, 6 और 2 3, 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2, 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर बेटा? चलूं आगे? थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते जाते हैं। सपोज मैंने लिख दिया, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर सेंट्रल एटम कैसे पहचानते? जो एक होता है जनरली वो सेंट्रल एटम होता है, जो ज्यादा होते हैं वो साइड एटम। जैसे मैंने मान लो आपको एग्जांपल दे दिया XeOF4, जनरली जो स्टार्ट में लिखते हैं ना पहला पहला, वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे इस बार देखो मैंने दे दिया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैंने ये एग्जांपल दे दिया कि ये कोई मॉलिक्यूल है XeOF4। ट्राई करोगे बेटा, निकालने की ट्राई करोगे? निकालो जरा, देखो आप लोग क्या निकालते हो। sp3d सर। sp3d, और बच्चे भी निकालो। sp3d देखो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पहला जो एटम होता है वो सेंट्रल एटम है जनरली। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? जीनोन। जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नोबल गैस है 8, जीनोन इज द नोबल गैस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 8। ऑक्सीजन तो काउंट करने नहीं है, F मोनोवेलेंट एटम है, कितने काउंट करने हैं? मोनोवेलेंट एटम कितने लेंगे? 4। 4 क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, तो सीधा फार्मूला लगाओ, H = sp3d2 V + m/2। तो हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 8, प्लस आया मोनोवेलेंट एटम, सिर्फ हेलोजन लेना है 4, या हाइड्रोजन लेना होता है 2। सॉल्यूशन कितना आया? 6। अब 6 वाले का देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। देखो sp3। अब जिस बच्चों ने sp3d देखा था तो वो देखो क्या मिस्टेक हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। सपोज, अब थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल और देता हूं आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सारी केमिस्ट्री का बेटा बेस है ये चैप्टर, अभी वाला जो बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री का बेस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अमोनिया और H2, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अमोनिया का भी H2O का भी। sp3 दोनों का। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन H2O का, देखो अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है बेटा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। बाकी बच्चे भी बोलो बेटा, सीखोगे ऐसे ही ना। साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो काउंट करना है ना, m की वैल्यू आ गई 3। चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, 5 + 3/2 मतलब 8 का हाफ 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया 4 वाला मतलब sp3। तो आपसे पूछेगा अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देन योर आंसर क्या होगा? sp3। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आ जाओ इधर, H2O में भी यही आएगा। देखो ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, हाइड्रोजन काउंट करना है बेटा, ये मोनोवेलेंट
2 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया +2 बाय 2, 4, 4 मीन हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? चलें आगे। सर जो ये जीनॉन वाला था, इसमें सेंट्रल एटम हमने जीनॉन को इसलिए लिया है क्योंकि वो पहले लिखा है ऑक्सीजन और उसमें से। हाँ, जनरली बेटा जो पहले लिखा होता है वो होता है। और सर अगर जैसे ऐसा भी है कि मतलब वो मेटालिक है इसलिए। नहीं नहीं, वो कोई कैरेक्टर नहीं, मेटेलिक तो है ही नहीं, ना जीनोन मेटेलिक है ना ऑक्सीजन मेटेलिक है, तो सारे नॉन मेटल है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी करते हैं, हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर बेस पे। वो अगर एक जैसे हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेंट्रल एटम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कह सकते हो आप। अब सपोज बेटा मैंने आपको इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज किया, देखो मैंने बोला कि आपने पहले आपके पास था NH3 और उसके एक बार पिछले दिनों मैंने क्वेश्चन भी दिया था, ये मैंने बोला था एक है NH3 और एक है BF3। इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन निकाले अभी आपने? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, निकाल चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं निकाल रहा मैं। sp2 और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला हमने? sp3। ठीक है, मैं कहता हूं इन दोनों को मिक्स कर दो। तो पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, डेटिव बॉन्ड जब आपने, और नाइट्रोजन के पास मैंने बताया था लोन पेयर है, पिछली वाली थ्योरी यूज करो। इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। अगर दोनों को मिक्स कर दें बेटा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल मिक्स कर दें तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा एक BF3 NH3 के साथ, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको मैं बॉन्डिंग से कराऊंगा, चलो मैं तुम्हें ना इसको अलग से करूंगा, बॉन्डिंग से करवाता हूं, थोड़ी देर में करवाता हूं, पहले उसी वाले क्लियर करते हैं। अब देखो सपोज मैंने NH3 दिया, मैं कह दूं NH3 की बजाय उसमें H पॉजिटिव ऐड करो और NH4 पॉजिटिव बनाओ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला है आपने sp3। NH3 में H पॉजिटिव ऐड करोगे तो NH4 पॉजिटिव का बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब इसका निकालो बेटा जरा, NH4 अमोनियम आयन, sp2 फार्मूला लगाओ, फार्मूला ऐसे नहीं तुक्का बंदी मत करो। सर sp3 सर sp3d। सर sp3d। sp3d sp3d सभी का आंसर गलत आ रहा है और सब देखो सेम गलती कर रहे हैं। सर sp3। हाँ sp3 होगा, फार्मूला लगाओ ना आप। यस सर देखो sp3 देखो सर, इस मैंने अमोनियम भी में देखो sp3 नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, जिसने sp3 बोला वो ठीक था, जिसने sp3d बोला वो गलत है। अब d कैसे लगाया वो सोचें जरा, फार्मूला हमारे पास है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 5 5। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 4 4 और अब चार्ज भी तो है ऊपर, तो कैटायनिक, पॉजिटिव चार्ज को कैटायनिक कहते हैं, तो कैटायनिक चार्ज कितना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है 1 एनायनिक चार्ज नहीं है, तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू V प्लस M माइनस कैटायनिक चार्ज एनाइक चार्ज अपॉन 2 था। तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना यूज करना पड़ेगा मुझे? 5। मोनोवेलेंट एटम 4 नेगेटिव माइनस -1 1, एनायनिक चार्ज है नहीं तो बाई 2। तो सॉल्यूशन निकालो, देखो कितना आ गया, 5 4 9 में से गया 8/2 4 वाला, तो इट मींस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। तो इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि इफ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन देन देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, बोल सकते हैं ना ये। if ammonia is converted into ammonium ion
converted into ammonium ion, then there is, किसमें चेंज नहीं है, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन. किसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा? नाइट्रोजन. ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से. सर यहाँ पे जो एनायनिक चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा ना, अगर -3 है तो सिर्फ 3 लिखना होगा ना फॉर्मूला में. हाँ बेटा, हाँ फार्मूले में बेटा हमेशा मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस हमने पहले ही लगा दिए, मैग्नीट्यूड लेना है ना. जैसे सपोज मैं देता हूं आपको, जैसे इफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, water is converted into hydronium ion. Hydronium ion है H3O positive. Can there is a change in hybridization of oxygen? सोल्व करो, H2O को H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और हाइब्रिडाइजेशन निकालो H2O का भी और H3O का भी, और देखो क्या चेंज आ रहा है तो क्या चेंज आ रहा है? सर नो चेंज. नो चेंज. सर कोई चेंज नहीं आ रहा. सर नो चेंज. कोई चेंज नहीं आ रहा? यस सर. बिकॉज H2O का तो अभी निकाला था हाइब्रिडाइजेशन आपने, क्या आया था? sp3. sp3. और H3O पॉजिटिव निकालेंगे अपने तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, 6. मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन है तो 3. 3. चार्ज जो कैटाइनिक C मतलब कैटाइनिक चार्ज 1 आ रहा है, एनाइनिक चार्ज. तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला V + M - C/2. तो H = 6 + 3 और -1 2, तो वापस 4 आ गया, मतलब वापस sp3 आ गया. तो कोई चेंज नहीं आया, इधर भी sp3 है और इधर भी sp3 है. क्लियर बेटा? सर इसके ऊपर जो सेंट्रल एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है सर, तब भी इसको हम कैटायनिक चार्ज ही लेंगे. हाँ, कैटाइन चार्ज तो पॉजिटिव है तो कैटाइन ही बोलेंगे ना, नेगेटिव को एनाइन बोला जाता है ओके सर. है ना. अब देखो अभी ना सर थोड़ी ऐसे तो हम देर किसी में भी अगर H+ ऐड कर देंगे तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा. अब ये डिपेंड करता है ना, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे मैंने BF3 एग्जांपल दिया और BF3 में F नेगेटिव सपोज ऐड कर दिया और BF4 नेगेटिव बना दिया, तो आपने ऐसे याद नहीं करना है कि H कर दिया या कोई भी चीज ऐड कर दी तो फर्क नहीं आएगा, वो आपने निकाल के देखना. अब निकालो, यहां बोरोन का निकालो BF3 का और यहां भी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो क्या आता है, चेंज आता है या नहीं आता. BF3 का तो अभी निकाला था, या दोबारा निकाल के देख लो. फिर BF4 पहला क्या आ रहा है बेटा BF3 में? सर पहला वाला sp2, दूसरा वाला sp3. देखो चेंज हो गया ना अपनी बार. क्यों? बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया बोरोन का? 3. मोनोवेलेंट एटम कितना आया फ्लोरीन का? देखो फ्लोरीन 4. अब की बार कैटाइनिक चार्ज नहीं है, एनाइनिक चार्ज है 1. तो फार्मूला क्या था हमारे पास? H वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 4, एनाइनिक चार्ज को हमने क्या किया था? ऐड, क्योंकि एनाइनिक चार्ज है ना, कैटाइनिक नहीं. अब की बार नेगेटिव को ऐड करना है, पॉजिटिव को माइनस करना है, बाई 2. तो आ गया 4 वाला, 4 का मतलब हो गया sp3. तो चेंज हो गया. देखो BF3 अगर कन्वर्टेड करोगे BF4 नेगेटिव में तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी चेंज. तो जरूरी नहीं है कि H या F या कोई ऐड करते हैं, वो डिपेंड करेगा. अब देखो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल है, किसी पे भी लगाओ, आपको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए. कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जो भी एग्जाम में दूंगा मैं आपको, आप सोल्व कर लोगे. जैसे मैंने ये दे दिया कार्बोनेट आयन, इसमें निकालो जरा कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन का फार्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव. इसमें निकालो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनेट आयन में.
sp2 sp2 आ रहा है सर। sp2 आ रहा है। sp2 आ रहा है ना, क्यों? देखो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक एटम, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज ऐड करना है बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन है, कितना आ जाएगा? 4 4। मोनोवेलेंट एटम कोई है ही नहीं, हाइड्रोजन और हेलोजन होते हैं, वो तो है ही नहीं, 0। पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, 0। नेगेटिव चार्ज है, वो ऐड करना है, सिर्फ वैल्यू 2/2। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया देखो, sp2। तो कार्बोनेट CO का जो अभी निकाला था, CO2 का कुछ और आया था, तो CO2 का अभी आया था sp, लेकिन CO2 में O2 नेगेटिव, सपोज मैंने O2 नेगेटिव ऐड कर दिया, तो ये बन गया CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन बन गया, तो चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो यही कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी। जैसे सपोज मैं आपको दे देता हूं ये वाला एग्जांपल, I3 नेगेटिव स्पीसीज, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम? ट्राई करोगे बेटा पहले आप? I3 नेगेटिव, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम? sp3 sp3। और बताओ बेटा, कोई और बताओ, एनी मोर सर स्टूडेंट? sp3d। sp3d वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। sp3d बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अब कैसे देखो sp3d? सबसे पहली देखो, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर I3 नेगेटिव है, तो 3 I में से कोई एक I तो सेंट्रल एटम होगा ना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में I3 नेगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, I3 नेगेटिव को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, I2 नेगेटिव, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा देखो, क्योंकि एक सेंट्रल एटम हो गया, अब 2 साइड एटम हो गए। अब मेरे लिए ये हो गया सेंट्रल एटम सपोज, और ये वाले दोनों आयोडीन हो गए साइड एटम। और कैलकुलेट करना जो मेरे लिए हो गया वो बहुत इजी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, बट मोनोवेलेंट एटम साइड एटम होने चाहिए सिर्फ, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज ऐड करना है बाई 2। देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन I कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो? 7 हेलोजन है 7 7। अब मोनोवेलेंट एटम कितने लूंगा बेटा? मैं सिर्फ साइड वाले ही तो लूंगा, सेंट्रल एटम तो हो चुका, 2 कितना लेना पड़ेगा? 2। 3 नहीं लूंगा अब मैं, 2 सारे हेलोजन नहीं, सिर्फ साइड वाले हेलोजन। 2 पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, 0। नेगेटिव चार्ज ऐड करना है 1, डिवाइडेड बाई 2 कर दो बेटा। तो कितना हो गया देखो, 5 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp3d। क्लियर? कर लोगे? यस दूसरा केस, ये तो हाइब्रिडाइजेशन सिखाया मैंने कि एक सेंट्रल एटम है, दूसरा साइड एटम है। केस सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर। आपने ऑक्टेट थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बनाना है आपको। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से कैसे निकालोगे? आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर में बेटा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आएंगे, आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ले लो, और प्लस जो होता है जरूरत पड़ने पर नंबर ऑफ लोन पेयर।
काउंट कर लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ले लो, जो सम आएगा वो सम आपका देखो इनमें से कोई आएगा 2, 3 या 4, बस इस केस में यही 3 आएंगे। तो यही 3 आएंगे तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन 2 वाला कौन सा होता है बेटा? SP 2 वाला हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp हो जाएगा। अगर 3 आ गया तो sp2, 3 ऑर्बिटल, 4 आ गया तो SP3 sp3, 4 वाला sp3, 3 वाला sp2, 2 वाला sp। कैसे बेटा? देखो सपोज अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आ गई, सपोज आपने एग्जांपल बताया था मीथेन, ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएगा मीथेन। तो मीथेन का लास्ट क्लासेस में और आज भी हमने पढ़ा, तो फार्मूला क्या होता है बेटा? CH4 CH4। CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? शेप नहीं बना रहा, अब स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड आएंगे। ये जो पहला बॉन्ड होता है दो एटम के बीच, ये हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? सिग्मा। सिग्मा। तो देखो एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? स्ट्रक्चर के बेस पर कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 वाला आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा? SP3 3। 2 मत बोलो बेटा, बार बार 2 बोल रहे हो आप। sp3, एक s और 3 p, 4। तो स्ट्रक्चर से भी आप डिसाइड कर सकते हो, जहां जरूरत पड़ती है कई बार स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। जैसे देखो मीथेन के साथ मैंने आपको बताया था इथेन। इथेन का फार्मूला होता है C2H6, स्ट्रक्चर होता है C, कार्बन का वैलेंसी 4, 10th में भी करते थे। 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको दे दो। ईच कार्बन का बेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या क्या आएगा देखो। सपोज इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 7 नहीं, एक ही एटम के 6 नो बेटा नो। आप अगर इस कार्बन को डिसाइड कर रहे हो तो इसी के चारों ओर तो देखोगे, बाकी थोड़ी देखने, उसके वाले थोड़ी देखने आपको। जिस सेंट्रल एटम को देख रहे हो उसी के सिग्मा बॉन्ड देखने। तो इस कार्बन के लिए देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 1 2 3 4। तो इस कार्बन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? 4 वाला। 4 वाला मतलब sp3। इस कार्बन के लिए अलग से निकालोगे। अब इस कार्बन के लिए सोचोगे, देखो इसके कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा? 3 नहीं, इसका भी 4 आएगा ना। दोबारा काउंट कर लो क्या जाता है। आप अब अगर इस कार्बन के लिए देख रहे हो तो इसके चारों तरफ देखो, तो इसके लिए 1 2 3 4, जिसके लिए देखना है उसके लिए कंसिडर करो ना सेंट्रल एटम के लिए। तो वापस इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आ गया? sp3। sp3। मतलब वो बीच वाला दोनों में काउंट करना है। हाँ, जिसको देखना है उसके चारों तरफ देखो। इसको देखना है तो इसके चारों तरफ देखो, इसको देखना है तो इसके चारों तरफ देखो स्ट्रक्चर में। सपोज मैंने आपको दे दिया इथाइलिन, ये एग्जांपल दे दिया। देखो मैंने इथाइलिन, इथाइलिन मतलब होता है इथीन। इथीन का ही दूसरा नाम इथाइलिन है। फार्मूला होता है बेटा C2H4। स्ट्रक्चर बनाते हो तो कार्बन एल्कीन है, ईन है, तो दोनों डबल बॉन्ड कार्बन का sp हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन मिल गए। अब निकालो जरा दोनों कार्बन का, हर एक कार्बन का निकालो हाइब्रिडाइजेशन। सर sp2 बिकॉज कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? इन दोनों में से तो एक ही सिग्मा होगा। एक तो पाई है, पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, तो सिग्मा एक ये, एक ये, एक ये। इसके लिए भी एक ये, एक ये और एक ये। तो 3 सिग्मा है, तो क्या आंसर दोगे बेटा? SP2 दोनों कार्बन का sp2।
सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका एसिटिलीन, लेट वी टेक एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला डू यू नो? एसिटिलीन आल्सो नोन एज इथाइन। अभी पढ़ाया भी था बेटा पिछले दिनों। क्या दोनों कार्बन का sp हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा पहले C2H2। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। sp एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो ही सिग्मा हुए तो sp। इसके लिए भी दो ही सिग्मा मानेंगे तो sp। यही रीजन तो था पिछले दिनों मैंने आपको I told you that about the electron negativity of carbon, single bonded carbon, double bonded carbon and triple bonded carbon। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा सिंगल बॉन्डेड वाले का, जो यहां निकाल रहे हो? sp3 sp3। इस वाले का कितना आया? sp2 sp2। इस वाले का कितना आया? sp sp। तो इसमें से s कैरेक्टर कितना है देखो, आधा s आधा p, एक s एक p। तो s परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो गया? परसेंटेज s कैरेक्टर जितने ऑर्बिटल है ना उसका कैलकुलेशन बना लो। एक s है एक p है, तो आधा पार्ट p का आधा पार्ट s का। यहां पर s कितना परसेंटेज कैरेक्टर हुआ? 50 एग्जैक्टली भाई, 50 इसका 50 इसका। तो यहां s आया 50% कैरेक्टर। इसमें देखो एक s का पार्ट है, दो p के हैं, तो s पर परसेंटेज कितना आया? 33.34%। 33.3%। इसमें देखो sp3 है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है, s का पार्ट कितना होगा? 25%। 25%। क्लियर? तो अब हैं सारे ही कार्बन, लेकिन सब में s का परसेंटेज कैरेक्टर अलग अलग आ रहा है। और sp में जितना परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना ही मैंने क्या बताया था क्या इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब एल्केन से ज्यादा एल्कीन वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी और उससे ज्यादा एल्काइन वाले की होगी। वो वाला पॉइंट दोबारा आ गया। तो सेम एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग आती है। ये पॉइंट देखो दोबारा यहां आ गया हमारा। तो ऐसे ही एक एक पॉइंट दो दो तीन तीन जगह आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट बेटा? क्लियर? यस। अब सपोज एक लोन पेयर वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं अपने इसी से। जैसे मैंने आपको दे दिया बेटा एग्जांपल अमोनिया का, और एक एग्जांपल दे दिया वाटर का। स्ट्रक्चर से निकालते हैं अपने वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा बेटा? NH3। इवन मैंने आपको बताया था इसमें एक लोन पेयर भी होता है, ऑक्टेट थ्योरी से करोगे तो। और वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? वाटर का तो नो है ना, H2O। और ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होंगे बेटा? सर 2 पेयर होंगे। 2 पेयर होंगे। अब जरा अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने सिखाई थी आपको ऑक्टेट थ्योरी से। N के साथ 3H बॉन्ड, और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि एक लोन पेयर भी है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो कितने बॉन्ड बन गए देखो, 3 तो सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो क्या आया बेटा? sp2 3 सिग्मा बॉन्ड। नहीं, भूल गए एक बात, लोन पेयर भी लेने होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं? 1 लोन। तो टोटल सम कितना आया बेटा देखो फिर अगेन, 3 और 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन वापस क्या आ गया देखो? sp3। ऐसे H2O में निकालो। H2O का स्ट्रक्चर ऐसे किया था हमने,
अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए वाटर में? 2 2 सिग्मा। 2 और लोन पेयर कितने आए बेटा? 2 2 तो टोटल सम वापस कितना आ गया? 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3 sp3 sp। तो आप लोन पेयर हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, हालांकि लोन पेयर में एक डिफरेंसेस है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो नॉलेज भी एक्स्ट्रा देता जाऊंगा आपको। अभी एक बार इस लेवल तक आपने करना है। यहां अब मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एक BF3 है मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल इसका, और इसके साथ एक मोलिक्यूल अमोनिया का ऐड कर दिया आपने, तो हमारे पास बन गया सपोज NH3 BF3 का, दोनों ऐड हो गए, ये डेटिव बॉन्ड बन गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर होता है ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको दे दिया, तो ये एक डेटिव बॉन्ड बन गया। तो अब मुझे पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन में बोरोन का क्या है, इसका निकालो, नाइट्रोजन का निकालो, यहां नाइट्रोजन का निकालो और यहां बोरोन का निकालो, और देखो कहां चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। सोल्व करो इसको। चाहे तो आप पिछली क्लास वाला यूज कर लो, बॉन्डिंग यूज कर लो, तो बेस्ट रहेगा। जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं तो बॉन्डिंग यूज किया करो। तो देखो बेटा, BF3 का निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन का कितना आया था इसमें? तो सबसे इजी वे तो ये है, देखो sp2 देखो मैं स्ट्रक्चर से निकालता हूं। बी के पास 3 फ्लोरीन होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, ये BF3 आ गया। ये अमोनिया था, अमोनिया के पास 3H होते हैं और एक लोन पेयर होता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो इसके पास देखो क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर पड़ा है तो इसके पास फुल फिल्ड p ऑर्बिटल है। अगर दोनों ऐड हो जाएं तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया या एक्सेप्टर हो गया, तो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये ओवरलैपिंग होगी इनकी, BF, ये बॉन्ड दे देगा तो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा इसका। दोनों के ऐड होने से बना है, इसलिए इसको एडेक्ट भी बोलते हैं। दिस स्पीसीज नोन एज एडेक्ट। अब देखो आप यहां बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, कितना आएगा BF3 में? sp2 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ काउंट होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला है ऊपर ऊपर आपने, कितना है वो तो चेंज थोड़ी हो सकता है, उतना ही आएगा। कितना आया था देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, sp3। अब उसी बी का यहां पर देखो, अब देखो कितना हो गया, ये भी तो सिग्मा ही है। सिग्मा बॉन्ड चाहे कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, होगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा ही ना। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। फर्क ये है कि ये तीनों सिग्मा कोवलेंट है और ये वाला सिग्मा कौन सा है, कोऑर्डिनेट। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आ गया, sp3 1 2 3 4 sp3। और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, 1 2 3 4 sp3। तो जब हम BF3 और NH3 को ऐड करते हैं तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन पहले कितना था बेटा, देखो sp2, और बाद में कितना हो गया sp3 और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले कितना था, sp3 बाद में कितना है। sp3 तो इसका मतलब चेंज किस में आया और किस में नहीं आया, सर BF3 में आया और NH3 में नहीं आया। हाँ बोरोन ने चेंज शो किया हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन अमोनिया ने कोई चेंज नहीं शो किया। सो हियर hybridization of boron is changed, कहां से कहां हुआ,
from sp2 to sp3, but hybridization of nitrogen is not changed, क्योंकि पहले ही sp3 था, बाद में भी sp3 रहा, पहले भी sp3 और बाद में ही sp3। क्लियर बेटा? कोई डाउट? क्लियर है? रिप्लाई करो तो आगे बढ़ूं। सर इसका दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका वही सेंट्रल एटम वाला। जब आपके पास एक सेंट्रल एटम हो, साइड एटम हो, तो हाइब्रिडाइजेशन वही वाला जो ऊपर वाला केस, फार्मूला लगाओ, इसमें फार्मूला लगाओ, लेकिन यहां तो फार्मूला नहीं लगा सकते ना, ये तो स्ट्रक्चर ही होगा। जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं तो हमेशा आप स्ट्रक्चर से निकालो, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। जब एक ही सेंट्रल एटम होता है तो हाइब्रिडाइजेशन वाला फार्मूला लगाओगे। दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी। सेंट्रल एटम पे फॉर्मूला नहीं लग सकता ना? नहीं, फिर फार्मूला कैसे लगेगा? क्योंकि उसमें हमने क्या बोला था फार्मूले में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिए थे हमने? सेंट्रल एटम के। जब सेंट्रल एटम 1 होगा तभी लगा पाएंगे ना। तो लिमिटेशन है ना, जो हम ट्रिक सीख रहे हैं वो हर किसी के पार्टिकुलर जगह पे लगेगा। जब ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो बेटा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर आपका बोर्ड में आ जाए तो क्या लिखोगे? रिपीट कर दो लास्ट में, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? Intermixing of orbitals, pure atomic orbitals to give new orbitals. हाँ, intermixing of pure atomic orbital which gives new orbital या hybrid orbital of equal energy and equal shape। ये प्री बॉन्डिंग प्रोसेस है। तो इससे बॉन्डिंग वाला भी कंसेप्ट है। अभी तो सिर्फ मैंने आज आपको ऐसे सिर्फ निकालना सिखाया है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कैसे। अब उस निकालने से शेप कैसे बनाएंगे, ये जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ बनाना सीखा है, कल हम शेप बनाना सीखेंगे कि उससे शेप कैसे बनेगी। क्लियर? तो आज की जो प्रैक्टिस दूंगा मैं आपको, वो आप इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, now I am leaving. Have you any doubt for any student? सर ये जो BF3 और NH3 को मिला के जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसको एडक्ट क्यों बोला है? क्योंकि ऐड हुए हैं दोनों, एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, दूसरे ने लिए, तो ऐड ही तो हुआ, इसलिए एडक्ट बोल दिया सिंपली। ओके सर सर डी के बाद क्या लिखा है? मतलब ई के पहले और डी के बाद अडेक्ट की स्पेलिंग में? ADDUCT, अडक्ट। ओके सर। और सर हम फॉर्मूला यूज करके भी तो मतलब एक ही सेंट्रल एटम जो होता है उसके आसपास के बॉन्ड्स देख के, मतलब जिस सेंट्रल एटम का हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, उसी की वैलेंसी देख के नहीं निकाल सकते? लेकिन उसमें फिर हमारे पास, जैसे इस केस के अंदर सपोज निकालना है आपको, देखो इसमें BF3 में निकालना है, तो इधर वाला क्या है कि ये एक एटम नहीं है ना, ये पूरा मोलिक्यूल हो गया। बोरोन अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन H से है, तो इसको हमें 1 कंसीडर करना होगा, इसलिए फिर क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मोर देन 1 सेंट्रल एटम हो तो आप स्ट्रक्चर से बनाओ, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट करो। ओके सर। इसमें फार्मूला नहीं लगा पाओगे ना आप। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब तो गुड नाइट है बेटा। करना